सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि मुजफ्फरपुर के गॉड ग्लोबल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अरशद अंजुम साहब हैं। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। आपको बताएं कि मधुबनी जिला के झंझारपुर की रहने वाली एक रेहाना नाम की लड़की जो कि महज 22-23 साल की है, उस लड़की के सर में बचपन से एक ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर यूं कहिए कि एक छोटा सा एक अंडे के आकार का वो ट्यूमर दिन ब दिन बढ़ता चला गया, लेकिन चूंकि दर्द नहीं हो रहा था, इस वजह से उनके जो घर वाले हैं वो उनका इलाज नहीं करवा रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वो ट्यूमर बढ़ता गया। हालात ऐसे हो गए कि कुछ दिनों के बाद जब उम्र ऐसी हो गई कि अब शादी करने की उम्र हुई, तब वो ट्यूमर एक ऐसे आकार को कह सकते हैं कि ले लिया जो कि एक सर के बराबर हो। मतलब ये कि किसी इंसान के पास जो एक सर होता है उसके बराबर एक सर उनके सर से जुड़ा हुआ था। काफी परेशान हुए, घर के लोग काफी चिंतित थे और उसके बाद अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग हॉस्पिटल में डॉक्टर से मुलाकात की और ये कोशिश किया कि इसका इलाज करवाया जाए, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर ने मना किया। चाहे वो मधुबनी के डॉक्टर हो, चाहे वो दरभंगा का सरकारी अस्पताल डीएमसीएच हो या अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। ऐसे में उनकी मुलाकात मुजफ्फरपुर के डॉक्टर अरशद अंजुम से हुई और उनसे उन्होंने सलाह लिया। उसके बाद उन्होंने किस तरह से इसका इलाज किया, आपको वीडियो आप देख पा रहे होंगे। किस तरह से इनके सर में जो ट्यूमर है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, किस तरह के हालात थे। उसके बाद इन्होंने किस तरह से उनका इलाज किया कि आज वो ट्यूमर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप पहले तो अपना बहुत छोटा सा परिचय दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से आपने इसका रेहाना का इलाज किया है। मेरा नाम डॉक्टर अरशद अंजुम है। मैं इंटेंसिविस्ट क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ और मुजफ्फरपुर में मेरा अपना हॉस्पिटल मैं चला रहा हूँ अभी गॉड ग्लोबल इमरजेंसी से। जी। मुझे ये बताइए कि जो रेहाना पेशेंट है उनका इलाज, क्योंकि बहुत ही उनको इनके वीडियो को देख करके, जो कि पुरानी वीडियोस हैं जिसमें इनके सर में वो ट्यूमर दिखाई दे रहा है, उन्हें देख करके ही ऐसा लग रहा है कि शायद किसी भी इंसान को अगर कोई थोड़ी देर के लिए सोच ले तो वो इंसान सोचने के बाद भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा। आपने किस तरह से इनका एक सफल इलाज किया, क्योंकि देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी परेशानी हुई होगी और इस तरह के ट्यूमर का ऑपरेशन करना कहीं ना कहीं बहुत रिस्की होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इन्हें पहले ही मना कर दिया था। कैसे आपने किया? क्या आप अकेले शामिल थे या आपकी टीम में कुछ लोग और शामिल थे? नहीं, एक्चुअली मैं आपको सारी तफसील में बताता हूँ कि एक पेशेंट है रेहाना जिसकी उम्र करीब 22 साल है। उसको बचपन से ही सर में एक ट्यूमर था, छोटा ट्यूमर था। वो ट्यूमर वक्त के साथ साथ, जैसा आपने बताया कि वो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। परिजन की हालत फाइनेंशियली वीक थी जिसकी वजह से उन्होंने उसको ट्रीटमेंट नहीं कराया, या यूं कह लीजिए कि वो शुरू में कुछ तकलीफ नहीं दे रहा था, तो इसकी वजह से इन लोगों ने अवॉइड कर दिया। जनरली गांव में लोग अवॉइड भी कर देते हैं छोटी मोटी चीज समझ करके। वो ट्यूमर बढ़ते बढ़ते 4 किलो का करीब हो गया। जब 4 किलो का ट्यूमर वो हो गया, बच्ची को सोने में, करवट लेने में काफी तकलीफ होने लगी। और जब बच्चे की उम्र लगभग शादी करने को आने लगी, तब इन लोगों ने सोचा कि इसका क्यों ना ऑपरेशन कराया जाए या डॉक्टर से सलाह लिया जाए कि ये क्या चीज है। फिर इन्होंने मधुबनी में, चूंकि ये झंझारपुर की रहने वाली है, वहां से नियरेस्ट झंझारपुर में पहले कुछ डॉक्टर्स को दिखाया क्लिनिक पे, तो उन लोगों ने उसको दरभंगा रेफर कर दिया डीएमसीएच। डीएमसीएच में जब इन लोगों ने दिखाया तो डीएमसीएच में इनकी कुछ जांच की गई। इनिशियली जांच में अलग अलग तरह के डायग्नोसिस बनने लग गए। किसी ने जी। फाइब्रोमा बताया, किसी ने हाइड्रोमा बताया, किसी ने लाइपोमा बताया। तो कुछ फाइनल डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से डीएमसीएच ने भी इस ऑपरेशन को करने से मना कर दिया और डीएमसीएच ने इन्हें पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। फिर इन लोगों ने मधुबनी में कई सारे हॉस्पिटल्स में और कई सारे डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया, तो मधुबनी में भी कई सारे डॉक्टर्स के पास इनको निराशा मिली, वहां पे भी इनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। जब ये लोग पटना पहुंचे तो पटना में फिर से इनका एमआरआई हुआ ब्रेन का। एमआरआई ब्रेन का इनको एमआरआई के ब्रेन से भी, सॉरी, ब्रेन के एमआरआई से भी इनका फाइनल डायग्नोसिस नहीं बन पाया, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के जो डायग्नोसिस होते हैं वो बायोप्सी से बनते हैं। जब हम ऑपरेशन करके और ऑपरेशन का पार्ट काट के भेजते हैं बायोप्सी के लिए, जिसको हिस्टो जी। का जो डायग्नोसिस की बात, डॉक्टर्स ने कोई लगा करके डायग्नोसिस करना शुरू किया कि ये चीज हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स हिम्मत नहीं कर रहे थे इस ऑपरेशन को करने के लिए। फिर किसी तरह पेशेंट की मुलाकात मुझसे हुई, इन्होंने मुझसे दिखाया, तो मैंने केस डिस्कस किया कई सारे डॉक्टर्स से।
मैं चूंकि मुजफ्फरपुर में अपना हॉस्पिटल चलाता हूं, तो मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज है, एसकेएमसीएच, वहां से कई सारे सर्जन से केस डिस्कस किया। पटना में मेरे कई सारे फ्रेंड है डॉक्टर, उनसे केस डिस्कस हमने किया। दिल्ली में मैं जॉब कर चुका हूं, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में और अपोलो में, वहां मैंने केस को डिस्कस किया। तफसील से मैंने कई सारे डॉक्टर्स से, अलग अलग के डॉक्टर से केस को डिस्कस किया कि इसमें क्या करना चाहिए। ज्यादातर जो जनरल सर्जन थे उन्होंने इस केस को करने की हिम्मत नहीं की। उन लोगों ने मना कर दिया कि ये केस यहां नहीं हो सकता है, पेशेंट को आप दिल्ली रेफर कर दीजिए या पटना रेफर कर दीजिए। वैसे तो पेशेंट पटना से रेफर्ड होकर के और वापस आ ही चुका था निराश होकर के कि वहां भी उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। तो मैंने फिर एक टीम बनाई। मैंने इसमें ट्यूमर को निकालने के बाद चैलेंजेस था कि वहां पे बाल आएगा कि नहीं आएगा। कुछ डॉक्टर्स ने बोला जहां से ट्यूमर बड़ा निकालेंगे वहां से स्किन नहीं रहेगा, पूरा बोन दिखता रहेगा, तो फिर बाल नहीं आएगा। तो मैंने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट किया कि इसके लिए अगर हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं और रोटेशनल फ्लैप करते हैं, इधर का ही कुछ खींच करके अगर यहां तक ला करके उसको चेक करते हैं, तो लड़की जाता है इसका बाल भी आ सकता है। और जहां तक स्किन खाली रहेगा तो उसको जांग से या कंधे से हम लोग कुछ स्किन और मास्क लेकर के यहाँ लगाते हैं ताकि उसका बोन भी नहीं दिखता रहे, तो ताकि इन्फेक्शन के चांसेस खत्म हो जाए। तो कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए मैंने 4-5 डॉक्टर्स की टीम बनाई, जिसमें एक डॉक्टर कानपुर से आए, एक डॉक्टर अनुभव है मुजफ्फरपुर के मैक्सिलरी फेशियल सर्जन, उन्होंने यहाँ मुजफ्फरपुर के डॉक्टर से, डॉक्टर अविनाश समस्तीपुर से आए और एक डॉक्टर पटना से आए। एक टीम बना के और एक मैं था, 4-5 डॉक्टर की टीम बना करके मैंने डिसाइड किया कि इस ऑपरेशन को करना चाहिए। मैंने डिसाइड इसलिए किया कि पटना भेजने के बाद या दिल्ली भेजने के बाद पेशेंट को कोई शहर पेशेंट का इलाज नहीं करता है। दिल्ली में भी दिल्ली ट्रीटमेंट नहीं करता पेशेंट का, वहां भी डॉक्टर्स ही करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल में काम करके आ चुका हूं। मैं मेट्रो हॉस्पिटल 650 बेड का हॉस्पिटल था, वहां का क्रिटिकल केयर इंचार्ज था। फरीदाबाद में और अपोलो हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहां भी मैं था। मुजफ्फरपुर में एक लोकल हॉस्पिटल हुआ करता था, वहां मैं आईसीयू का एचओडी था। तो मैंने सोचा कि जब मैं बड़े बड़े सेंटर में खुद काम किया हूं और इस पेशेंट का ट्रीटमेंट अल्टीमेटली डॉक्टर को ही करना है, कोई शहर नहीं करेगा, तो इसका मैंने अपने हॉस्पिटल में ही प्लान किया और डिसाइड किया कि इस पेशेंट का सर्जरी मैं अपने हॉस्पिटल में करूंगा। एक मैंने टीम बनाई और टीम बना के अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर को, प्लास्टिक सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि ये ऑपरेशन में 5 घंटे से 10 घंटे लग सकते थे, तो 5 घंटे से 10 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप करना, नाइट्रोजन बैकअप करना, सारा कुछ जो मेडिसिन हम लोग का होता है, एनेस्थीसिया बैकअप करना, वो सारा मैंने 10 घंटे का बैकअप किया कि अगर 5-6 घंटे लगते हैं तो 2-4 घंटा का एक्स्ट्रा बैकअप किया। और हमने इस ऑपरेशन को यहीं अपने हॉस्पिटल में कराया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा और इनका ऑपरेशन हो गया। कुछ चैलेंजेस आए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा, स्किन का रोटेशनल फ्लैप में काफी टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छे से इनका काम हो गया। पेशेंट सर्वाइव कर गई और अभी बहुत अच्छी है। तो अभी जैसा कि आपने बताया था कि बाल को लेकर, क्योंकि औरतों के लिए जो बाल है वो बहुत मायने रखता है, तो अभी क्या लग रहा है कि जब से ऑपरेशन हुआ उसके बाद से, क्योंकि अगर ऑपरेशन के 2-3 दिन हो गए होंगे तो कुछ न कुछ तो ऐसे आसार नजर आ रहे होंगे कि नहीं उनके बाल निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको देखने के बाद? देखिए, ज्यादातर डॉक्टर्स ने जो डिसाइड कर रहे थे कि हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन बाद में फाइनली नहीं किया उन लोगों ने, तो उन लोगों ने इनको 2-4 चीजें बता दी थी कि बाल नहीं आएगा उसका रिस्क रहेगा, फिर से ट्यूमर होने का रिस्क रहेगा, आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वहां पे स्किन नहीं आएगा तो वो हड्डियां दिखती रहेंगी। ये कुछ रिस्क इनको बता दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जन को इसलिए इन्वॉल्व किया, अगर प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व नहीं करते तो हो सकता है कि इनका बाल नहीं आता। तो प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करने का मतलब था कि रोटेशनल फ्लैप होता है, हमने कुछ स्किन निकाला और उस स्किन के जगह सड़ती ही स्किन को खींच के टान करके, क्योंकि यहाँ की स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जैसे यहाँ की स्किन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मैं कितना भी इसको खींच सकता हूँ, यहाँ की स्किन को ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। तो बहुत चैलेंजेस के साथ हम लोगों ने रोटेशनल फ्लैप किया और 90% एरिया सर ही स्किन से उसको कवर कर लिया। तो बाल 10% एरिया जो खाली है वहां हम लोगों ने से किया। तो आपको मैंने जो वीडियो भेजा दिखाएंगे उसमें कि उसमें बाल आना शुरू हो गया है, जो ऑपरेशन के 2-3 दिन के बाद के ड्रेसिंग के टाइम का वीडियो है, जिसमें वो बाल आना शुरू हो गया है। तो ये भी खत्म हो गई कि बाल नहीं आ सकता है, बाल आएगा। अब इसका स्कार रहेगा, जो ऑपरेशन हुआ है उसके मल्टीपल स्कार हैं, जो कि आप वीडियो में दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। तो वो स्कार बाल से ढका हुआ रहेगा, क्योंकि तुम्हें में बाल बड़े रहेंगे तो वो स्कार भी ढका हुआ रहेगा। बड़े होंगे उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो स्कार जो भी है मल्टीपल स्कार है,
रोटेशनल फ्लैप के लिए हमें मल्टीपल स्कार लेना पड़ा है, तो वो मल्टीपल स्कार जो है वो पाल से ढका हुआ रहेगा, वो भी नहीं दिखेगा। जी, तो वाक़ई ये बहुत चैलेंजेबल काम रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन वाक़ई मुझे लगता है कि बहुत रेयर केस में होता है। तो चूँकि अब आपने ये कर लिया है, उसके बाद एक नई हिम्मत होगी आपके पास और आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद अब अगर नए केसेज़ आएँगे तो ऐसा ज़्यादा सोचना भी नहीं होगा कि इसको वहाँ रेफ़र किया जाए, यहाँ किया जाए। आप लोग खुद करने के लिए सक्षम हैं। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, चूँकि एक सफल इलाज हो गया है उसके बाद? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी पेशेंट अगर ठीक होके जाता है, उसको अगर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिलता है, तो जितनी खुशी पेशेंट और पेशेंट के परिजन को होती है, उससे ज्यादा खुशी डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को होती है। हम लोग बहुत खुश हैं। और दूसरी बात यह है, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये केस जो था ना, वो केस बहुत चैलेंजिंग केस था, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर्स इस केस को नहीं कर रहे थे। जी। तो डॉक्यूमेंटेड इस तरह के केस बिहार में, अगर हम बिहार राज्य की बात करें, तो 2 से 3 केस डॉक्यूमेंटेड है। हम लोग का कुछ केस जो बड़े केस होते हैं वो डॉक्यूमेंट होते हैं कि इस तरह के केस को इस डॉक्टर ने किया, इस हॉस्पिटल में हुआ। तो इस तरह के केस बहुत कम डॉक्यूमेंटेड है, सिर्फ 2 से 3 केसेस डॉक्यूमेंटेड है। ज्यादातर आमतौर पे अगर इतना बड़ा केस कोई करता है तो उसको डॉक्यूमेंट करवाता है। हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स कभी कोई केस किए होंगे वो डॉक्यूमेंट नहीं करवाए होंगे, जैसे कि हम लोग भी इस केस को डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं। और हमने इस केस को भेजा है, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ बुक होता है एक, जो कि बहुत कोई बड़ा मेजर सर्जरीज या कोई बड़ा मेजर कुछ चीजें होता है, तो उसको मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ बुक एक होता है, उसमें ये करने के लिए, तो वहां भी ये केसेस गया है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ बुक में वो मेंशन होने के लिए। तो हो सकता है कि वहां उसमें भी वो मेंशन हो जाए। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट, बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले जो लोग मेडिकल लाइन से नहीं है, उनको लग रहा था इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद हो सकता है पेशेंट की जान नहीं बचे। तो जी। मुझे अभी ऑपरेशन को लगभग 10 दिन हो गए, पेशेंट अभी भी एडमिट है। मैं अभी आपको पेशेंट जी, का ज़रूर, हम चाहेंगे पेशेंट कि से भी आप उनसे मिलवाऊंगा। ज़रा 1-2 बातें आपको करवा मैं दें। पेशेंट से मिलवाऊंगा। तो ज्यादातर लोग मेरे जानने वाले या मेरे जो सर्किल में लोग हैं, वो फोन करके यही पूछ रहे हैं कि पेशेंट जिंदा है कि नहीं है, जी। क्या पेशेंट की जान बच गई है। तो मैं आपको 2 मिनट बस पेशेंट से मिलवाता हूं। ये है ये पेशेंट रेहाना। अच्छा। आप अ, कैसा लग रहा है अभी रेहाना आपको इस इलाज के बाद? ठीक लग रहा है। ठीक है अभी आप? हाँ, ठीक है। ठीक है। सर का तमाम जो ऑपरेशन हो गया उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही होगी और अभी जब ये खत्म हो गया है, उसके बाद क्या कुछ कहेंगे? से चलिए, वैसे आपको देख करके ये लग रहा है कि आप बहुत इस चीज़ को लेकर के काफ़ी खुश हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि वाक़ई आपके साथ जो परेशानी थी वो अब खत्म हो गई है। अभी ये बताइए कि जो बाल वग़ैरह है वो आपके निकल रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ, निकल रहा है। जी, चलिए ठीक है, हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से बात करें। पेशेंट्स को देख करके ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाक़ई, क्योंकि मैंने अभी तक इनकी जो नई वीडियो है वो नहीं देखी थी, हमने पुरानी वीडियो देखी थी कि किस तरह से, तो मैं खुद देख करके चौंक रहा हूँ कि किस तरह से वाक़ई ये बहुत बड़ा चैलेंजेबल काम आप लोगों ने किया है और इसके लिए आप तमाम लोगों को बधाई, आप लोगों की टीम को बधाई कि वाक़ई एक बहुत ही सक्सेसफुल इलाज आप लोगों ने किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।